Welcome to y.mgmtmb. So in our previous class we have completed supply analysis, meaning of supply and हमने determinants of supply पढ़ा था अपने लास्ट क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई होता क्या है? देखिए, लॉ ऑफ सप्लाई में क्या होता है, लॉ ऑफ सप्लाई हमें ये बताता है कि प्राइस एंड हमारी सप्लाई के बीच में जो रिलेशन होते हैं, जो प्राइस के बीच में एंड सप्लाई के बीच में जो रिलेशन होती है वो क्या होती है, डायरेक्ट रिलेशन होती है। ठीक है, मतलब कि प्राइस के इंक्रीज, जैसे प्राइस हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी, हमारी सप्लाई भी इंक्रीज होगी, और प्राइस जैसे हमें डिक्रीज होगी तो सप्लाई भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो बेसिकली ये प्राइस एंड सप्लाई के बीच का रिलेशनशिप बताता है, जहाँ पे दूसरे फैक्टर्स जो होते हैं वो सेट्रिस वेरिएबल्स होते हैं। सेट्रिस वेरिएबल्स का मतलब ये कि अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है। लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है कि ये हमें क्या बताता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप बताता है। प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई के बीच का जो रिलेशनशिप होता है ये डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, और ये हमको ये बताता है, मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। ओके, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, जहाँ पे दूसरे फैक्टर्स होते हैं कांस्टेंट होते हैं, जिसको हम लोग सेट्रिस वेरिएबल्स भी बोलते हैं। मतलब कि जैसे अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट जो आप बोलते हैं ना, उसका एक नाम है जिसको हम लोग कहते हैं सेट्रिस वेरिएबल्स बोलते हैं। तो आप अगर अपने डेफिनेशन में एग्जाम में बस इतना लिख कर आते हैं कि लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, तो ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं मानी जाती है और इस पर मार्क्स कटते हैं। ठीक है, इसीलिए वहाँ पर ये चीज़ लिखना, ये सेट्रिस वेरिएबल्स वाले पॉइंट ये लिखना, ये बहुत मस्ट होता है। तो इसमें ये क्या कहता है कि कमोडिटी की जैसे भी प्राइस इंक्रीज होती है, प्राइस के इंक्रीज होने की वजह से जो हमारे मैन्युफैक्चरर होते हैं वो सप्लाई को इंक्रीज कर देते हैं। क्यों इंक्रीज कर देते हैं? किसी भी कमोडिटी की सपोज प्राइस इंक्रीज हुई तो जाहिर सी बात है कि अगर उस वक्त मार्केट में अगर फर्म्स ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करेंगी अपने कमोडिटी को, तो उनको प्रॉफिट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा। इसी वजह से प्राइस के इंक्रीज होने की वजह से सप्लाई को बढ़ा दिया जाता है, और जैसे प्राइस क्या होती है, डिक्रीज होती है, सप्लाई को क्या करती है, डिक्रीज कर दिया जाता है। ओके, इसीलिए लॉ ऑफ सप्लाई ये हमें बताता है कि प्राइस एंड सप्लाई के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है। एक इंक्रीज होगा तो दूसरा भी इंक्रीज होगा, जहाँ पे दूसरे फैक्टर्स होंगे अदर देन, जैसे प्राइस के सिवा कोई और फैक्टर्स होंगे, जैसे मान लीजिए प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, अदर गुड्स के प्राइस है तो ये कांस्टेंट रहेगा। इसी तरह कई और सारे फैक्टर्स हैं जो कांस्टेंट रहेंगे। यहाँ पे बस प्राइस एंड सप्लाई, बस इन दो चीज़ों की हम लोग बात करेंगे। देन यहाँ पे अजम्पशंस है, अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई में ये चीज़ देख सकते हैं, मतलब आप देखिए कोई भी अगर लॉ आप पढ़ते हैं ना, तो हर लॉ का क्या होता है, कुछ ना कुछ अजम्पशन होता है। ठीक है, जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करे या ना करे, जरूरी नहीं है कि वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करे, बट लॉ को पढ़ने के लिए कुछ अजम्पशन, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें माननी पड़ती हैं, मतलब ऐसा मान कर चलना पड़ता है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए या फिर ये चीज़ें होनी चाहिए। तो वही अगर मैं आपको यहाँ बताऊँ तो यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई के कुछ अजम्पशंस हैं। तो वो अजम्पशंस क्या है, देखिए फर्स्ट है प्राइस ऑफ अदर गुड्स इज कांस्टेंट। यहाँ पे अदर गुड्स आएगा, ये मैं ऐड कर दूंगी। देखिए यहाँ पे क्या होगा, प्राइस ऑफ अदर गुड्स इज कांस्टेंट, दूसरे गुड्स के जो प्राइस क्या होंगे वो कांस्टेंट रहेंगे। मतलब कि अदर देन जिस कमोडिटी की हम लोग बात कर रहे हैं, उस कमोडिटी को छोड़ के जो भी दूसरे गुड्स होंगे उनके प्राइस क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। देयर इज़ अ नो चेंज इन द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, मतलब ये कोई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया जाएगा। प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिमेन कांस्टेंट, मतलब और सेम। कांस्टेंट और सेम आप दोनों एक चीज़ कह सकते हैं। देखिए प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपके क्या होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में आपके लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। क्या मतलब, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप ये होते हैं। ठीक है, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो प्राइस होंगे वो कांस्टेंट होंगे। मैंने आपको लास्ट क्लास में जहाँ पे मैंने मीनिंग ऑफ सप्लाई एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई आपको पढ़ाया था, वहाँ पे इन सारे पॉइंट्स का मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है। मतलब कि दूसरे गुड, मतलब प्राइस ऑफ अदर गुड्स ये क्या होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, मतलब वहाँ पर जितने भी डिटर्मिनेंट्स हैं जिसके थ्रू हम लोग सप्लाई को एनालिसिस करते हैं, सप्लाई को, जो सप्लाई पे हमारे क्या होते हैं, हम पहचानते हैं, जो डिटरमाइन करते हैं हमारे सप्लाई को, वो सारे फैक्टर्स क्या होते हैं उसको मैंने पूरे अच्छे से वहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ठीक है, उन सारे फैक्टर्स का एक्सप्लेनेशन मैंने उस वीडियो में बहुत अच्छे से की है। तो यहाँ पे मैं आपको बस बेसिक चीज़ ये बता रही हूँ कि प्राइस को छोड़ के टेक्नोलॉजी है ये चेंज नहीं होगी, दूसरे प्रोडक्ट की जो प्राइस होंगे वो चेंज नहीं होंगे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्राइसेस चेंज नहीं होंगे, गवर्नमेंट कोई भी टैक्सेशन पॉलिसी और सब्सिडी नहीं लगाएगी, एज वेल एज गोल ऑफ प्रोड्यूसर रिमेन द सेम। देखिए गोल ऑफ प्रोड्यूसर में भी मैंने आपको दो चीज़ बताया था अपनी लास्ट वाली क्लास में, कि कोई भी फर्म अगर उसका गोल वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, अगर आप ये समझ लें, तो कोई भी फर्म का अगर गोल क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, तो वो बस उसी समय अपने कमोडिटी को सेल करना चाहेगी जब उस कमोडिटी की प्राइस मार्केट में ज़्यादा उसको मिल रही होगी। बट कोई ऐसी फर्म है जिनका गोल है सोशल वेलफेयर करना, तो वो क्या करेंगी, प्राइस कोई भी हो, वो किसी भी प्राइस पे अपना सेल, अपना मतलब सप्लाई करना मार्केट में वो चालू रखेंगे, वो रोकेंगे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा गया है कि प्रोड्यूसर का जो गोल होगा वो हमारा क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पे कोई टैक्सेशन पॉलिसी नहीं चेंज होगी, ना ही कोई टैक्सेशन पॉलिसी लगेगी, ना ही कोई सब्सिडी वाली प्रॉब्लम आएगी कि सब्सिडी लगाई जा रही है, नहीं लगाई जा रही। मतलब देखिए प्राइस को छोड़ के, प्राइस ऑफ सेम कमोडिटी, मतलब जिस कमोडिटी की हम लोग बात करें उसकी प्राइस छोड़ के जितने भी फैक्टर्स होंगे,
हमारे वो सारे क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, ठीक है। इन सब चीज़ों का एक्सप्लेनेशन मैंने आपको लास्ट क्लास में डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई में पढ़ाया है, अच्छे से वहाँ पर कंप्लीट कराया है। इसलिए मैं यहाँ पे अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई में बेसिक बस इतना बताऊंगी, बता रही हूँ आपको कि प्राइस एंड सप्लाई के बीच में यहाँ पे हम लोग रिलेशन पढ़ते हैं। मतलब ये कि प्राइस चेंज होने की वजह से सप्लाई पे क्या असर पड़ेगा और दूसरे फैक्टर्स जो कि कॉन्स्टेंट रहेंगे, ठीक है। और इन दूसरे फैक्टर्स की एक्सप्लेनेशन मैंने लास्ट क्लास में दी है आपको। यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे सप्लाई शेड्यूल क्या होता है। देखिए सप्लाई शेड्यूल क्या होता है। सप्लाई शेड्यूल एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। सप्लाई एंड प्राइस का हम लोग क्या करते हैं, टैबुलर रिप्रेजेंटेशन बताते हैं। जैसे कि मैंने आपको डिमांड शेड्यूल भी पढ़ाया था, तो वहाँ पे हमने क्या किया था कि एग्जाम्पल लिया था और उसको हमने टेबल के फॉर्म में ये लिखा था, ठीक। आपको अपने एग्जाम में भी क्या करना होगा, आपको अपने एग्जाम में भी इस टैबुलर रिप्रेजेंटेशन करके एक एग्जाम्पल आपको देना पड़ेगा वहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ करना भी मस्ट होता है। एंड इसी टेबल का जब हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, बनाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लाई कर्व हम लोग बोलते हैं उसको, ठीक है। जब इसका हम लोग क्या करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे, तो वो हम वहाँ पे क्या दिखाएंगे, सप्लाई कर्व दिखाएंगे। तो देखिए सप्लाई शेड्यूल में हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल लिए, यहाँ पे हमने कुछ प्राइजेस लिए और यहाँ पे हमने क्या लिए, उसकी क्वांटिटी लिए। यहाँ आप ये चीज़ देख सकते हैं अच्छे से कि जैसे जैसे आपकी प्राइस क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। यहाँ पे आपकी प्राइस क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। वैसे वैसे आपकी क्वांटिटी भी क्या हो रही है, सप्लाई की क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है। मतलब यहाँ पे प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई के बीच में आपका क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई के बीच में क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। जब जब प्राइस आपकी इंक्रीज़ होगी, आपकी क्वांटिटी सप्लाई भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। जब प्राइस आपकी डिक्रीज़ होगी, क्वांटिटी सप्लाई भी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। तो यहाँ एग्जाम्पल में मैंने आपको क्या बताया कि आपकी प्राइस क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, इसी वजह से आपकी क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज़ हो रही है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जब प्राइस 5 है तो हमारी क्वांटिटी सप्लाई 20 है, प्राइस 10 है तो हमारी क्वांटिटी सप्लाई 35 है, प्राइस 14 है तो हमारी 45 हो गई, प्राइस 18 है तो सप्लाई हमारी 60 हो गई। तो आप इस टैबुलर रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आप ये समझ सकते हैं कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज़ हो रही है, वैसे वैसे क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज़ हो रही है। अब हम इसको क्या करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ग्राफ पे इसको हम लोग प्लॉट करेंगे। देखिए ग्राफ बेसिकली मैंने इसको पीपीटी में प्लॉट किया है, बट आपको ये क्या होगा, अगर आपके पास ग्राफ है एग्जाम में तो आप उसको ग्राफ पे प्लॉट करिए, या फिर जैसे आपके टीचर बताते हैं वैसे आप करिए। क्योंकि जो भी टेबल आप बनाएंगे उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप करेंगे, तभी आपको उसके अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तभी फुल मार्क्स मिलते हैं। देखिए लॉ ऑफ सप्लाई में आपको लॉ ऑफ सप्लाई की मीनिंग समझानी पड़ेगी, उसका शेड्यूल समझाना पड़ेगा, उसका कर्व समझाना पड़ेगा, उसके एक्सेप्शंस आपको समझाने पड़ेंगे। अब एक्सेप्शंस मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करा दूंगी, ठीक है। तो ये जब इतना आप समझाएंगे तब जाकर आपको उसके फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मस्ट है लिखना, जैसे मैंने सेट्रिस वेरिएबल्स वाला पॉइंट बताया, तो वो यहाँ पे क्या है, मस्ट है लिखना, ठीक है। सप्लाई कर्व में अगर आप देखिए तो सप्लाई कर्व देखिए जो टेबल मैंने लास्ट में बनाया था, मतलब लास्ट वाली स्लाइड पे बनाया था, वही टेबल मैंने यहाँ पे ग्राफ के फॉर्म में प्लॉट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए जैसे जैसे आपकी प्राइस इंक्रीज़ हो रही है, जैसे प्राइस हमारी 5 थी तो हमारी क्वांटिटी सप्लाई कितनी थी, 20 थी। जब प्राइस हमारी क्या हुई, थोड़ी और इंक्रीज़ हुई, 8 हुई है। जब प्राइस हमारी 8 हुई तो क्वांटिटी सप्लाई हमारी 25 हो गई। ऐसे ही करते करते आप देखिए जब प्राइस हमारी क्या हुई, 18 हुई, तो हमारी क्वांटिटी सप्लाई कितनी हो गई, 60 हो गई। ओके, तो यहाँ पे आप ये चीज़ ग्राफ में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारी सप्लाई कर्व है, यहाँ पे जो हमारी सप्लाई कर्व जा रही है, ये कर्व हमारी कैसी है, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है। यहाँ पे देखिए अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है। आपने डिमांड वाले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था, तो डिमांड वाले चैप्टर में कर्व कैसा था आपका, डाउनवर्ड स्लोपिंग था। क्यों, क्योंकि वहाँ पे प्राइस एंड डिमांड के बीच में हमारा इनवर्स रिलेशनशिप था। यहाँ पे क्या है, अपवर्ड स्लोपिंग है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्राइस और सप्लाई के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। जैसे जैसे आपकी प्राइस इंक्रीज़ हो रही है, वैसे वैसे आपकी क्या होगी, क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज़ होगी। अब वैसे मैंने आपको बहुत बार ये चीज़ बताया है कि वाई एक्सिस पे आप प्राइस को ही दिखाएंगे, एक्स एक्सिस पे आप क्वांटिटी सप्लाई और क्वांटिटी डिमांडेड को ही दिखाएंगे, ठीक है। ये चीज़ तो मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस में ये चीज़ समझा दिया है। यहाँ पे मैंने क्वांटिटी सप्लाई भी कंप्लीट लिख दिया है, एंड लास्ट वाले स्लाइड में यहाँ पे था प्राइस ऑफ अदर गुड इज कांस्टेंट, इसको भी मैंने सही कर दिया, ठीक। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पॉइंट्स टू रिमेंबर। देखिए पॉइंट्स टू रिमेंबर में मैंने कुछ पॉइंट्स ऐसे लिखे हैं जो आपको याद रखने हैं। आप ये अपने एग्जाम में एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स जेन्युइन हैं। जो देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, इट एस्टिमेट पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। अब देखिए जैसे कि हमने टैबुलर रिप्रेजेंटेशन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू देखा, तो आपने क्या देखा कि प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई के बीच में आपका क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है। क्या है आपका यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन है यहाँ पे, ठीक है। अज्यूमिंग नो चेंज इन अदर फैक्टर्स, दूसरे फैक्टर्स में क्या होंगे, दूसरे फैक्टर्स में आपकी कोई चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। दूसरे फैक्टर्स में आपके क्या होंगे, कोई भी चेंजेस नहीं होंगे।
अदर फैक्टर देखिए, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई जो मैंने आपके पढ़ाया था ना, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई ही अदर फैक्टर्स में आ जाते हैं सारे। बस आपको वो अदर फैक्टर्स को नो करके बस लिख देना है। मतलब कि ये चेंज नहीं होगा, वो चेंज नहीं होगा, टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होगी, गवर्नमेंट कोई नई पॉलिसी लेकर नहीं आएगी, दूसरे गुड्स की प्राइस नहीं चेंज होगी। बस नहीं करके आपको अपने एग्जाम में लिख देना है, वही आपके अदर फैक्टर्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई की बस बात कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है? इट इज़ अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट एज इट इंडिकेट द चेंज इन quantity supply but it does not indicate the magnitude of change। मतलब ये क्या होता है? ये एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट होता है और ये बस हमें ये बताता है कि हमारी क्वांटिटी सप्लाई में चेंज आ रहा है। ठीक है, कितना चेंज आ रहा है ये चीज़ नहीं बता रहा हमें। जैसे कि प्राइस के बढ़ने से हमारी क्या होती है? क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज़ हो जाती है। अब कितनी इंक्रीज़ हुई ये हमें नहीं पता चलता, बट हमें लॉ सप्लाई से ये पता चलता है कि अगर किसी कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज़ हुई है तो उसकी सप्लाई ज़रूर इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ वही चीज़ यहाँ पे बोला गया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ अ चेंज यहाँ पे क्या होता है? नहीं पता चलता है। मैग्नीट्यूड ऑफ अ चेंज क्या होता है? नहीं पता चलता है। थर्ड पॉइंट हमारा, इट डज नॉट एस्टैब्लिश एनी प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन प्राइस एंड द रिजल्टेंट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप नहीं होता है। मतलब कि प्राइस अगर इतना चेंज होगा तो उसके हिसाब से इतने परसेंटेज क्वांटिटी में चेंजेस आएगा, उसकी सप्लाई में चेंज होगा, इतने परसेंट अगर प्राइस चेंज होगी। मतलब ये चीज़ कोई प्रपोर्शन नहीं पहले से डिसाइड किया गया है कि इतना परसेंट अगर प्राइस चेंज होगा तो इतना परसेंट हमारा सप्लाई में चेंज आएगा, इतना परसेंट अगर प्राइस डिक्रीज़ होगा तो हमारी सप्लाई इतनी परसेंट डिक्रीज़ होगी। ये चीज़ यहाँ पे प्रपोर्शन कोई चीज़ नहीं बताया गया है। ठीक है, यह हमारा क्या होता है कि सिर्फ हमें ये चीज़ बताता है कि हमारी सप्लाई में चेंज हुई है। सप्लाई में कितनी चेंज हुई है हमें ये चीज़ नहीं पता चलता है, और हमें ये भी नहीं पता चलता है कि कितने परसेंट प्राइस हमारी इंक्रीज़ होगी तो हमारी कितनी परसेंट सप्लाई उसकी वजह से इंक्रीज़ होगी। हमें ये चीज़ भी ना ही हमने मैग्नीट्यूड पता चलता है और ना ही हमें प्रपोर्शन पता चलता है। यहाँ पे कोई रिलेशनशिप ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इट ओनली एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस टू क्वांटिटी। ये सिर्फ क्या एक्सप्लेन करता है हमें? प्राइस टू क्वांटिटी, मतलब प्राइस के चेंज होने की वजह से क्वांटिटी सप्लाई में हमारी क्या चेंज हो रही है। क्वांटिटी के आगे आप सप्लाई लगा लेना, प्राइस के चेंज होने की वजह से क्वांटिटी सप्लाई में क्या चेंज हो रही है, बस हमें ये बताता है। ठीक है, मतलब लॉ ऑफ सप्लाई हमारा वन साइडेड होता है। जैसे कि मैंने आपको लॉ ऑफ डिमांड में बताया था कि लॉ ऑफ डिमांड भी हमारा क्या होता है? वन साइडेड होता है। प्राइस के चेंज होने की वजह से उसका हमारे क्वांटिटी सप्लाई पर क्या असर पड़ रहा है ना, बस हमें ये पता चलता है। क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज़ हो गई, डिक्रीज़ हो गई तो उसका प्राइस पर क्या असर पड़ रहा है, ये चीज़ लॉ ऑफ सप्लाई नहीं बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट्स ये चीज़ पढ़ी। क्या? देखिए, सबसे पहला क्या हमने पढ़ा कि प्राइस एंड सप्लाई के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। यहाँ पे हमें ये चीज़ पता चलता है कि चेंजेस हो रहे हैं, कितने चेंजेस हो रहे हैं ये चीज़ हमें नहीं पता चलता है। प्राइस के में कितना चेंज होगा तो सप्लाई में किस परसेंटेज से चेंज होगा, या फिर प्राइस कितनी कम होगी तो सप्लाई में कितनी परसेंटेज से कम होगी, हमें ये चीज़ नहीं पता चलता, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप दोनों के बीच में नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये बस एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है। बस जो असर पड़ रहा है बस हमें वो बता देता है, कोई क्वान्टिटी के फॉर्म में हमें नहीं बताता है। ठीक है, और ये वन साइडेड होता है, इसी वजह से सिर्फ प्राइस का क्वान्टिटी सप्लाई पर क्या असर पड़ रहा है बस ये बताता है, कितना असर पड़ रहा है। और क्वांटिटी सप्लाई अगर चेंज हो रही है तो प्राइस पे उसका क्या असर पड़ रहा है ये चीज़ हमें नहीं बताता है। तो बेसिकली लॉ ऑफ सप्लाई हमारा बस ये बताता है कि प्राइस एंड सप्लाई के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, जहाँ पे दूसरे फैक्टर्स को हम कांस्टेंट रखेंगे और यहाँ पे बस हम लोग प्राइस एंड सप्लाई की ही बात करेंगे। ओके, यहाँ पे मैंने आपको सप्लाई शेड्यूल भी कवर कराया और सप्लाई कर्व भी कवर कराया। आपको अपने एग्जाम में अगर सप्लाई, देखिए क्वेश्चन तो वैसे आते हैं, सप्लाई के डेफिनेशन के बाद आपको उसके एजम्पशंस लिखने होंगे, एज वेल ऐसे एक्सप्लेन करने होंगे। ठीक है, एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पर आपको नॉर्मली ये चीज़ बता दिया है कि ये सारे जो फैक्टर्स होंगे वो कांस्टेंट होंगे। इस सारे फैक्टर्स की जो एक्सप्लेनेशन है वो मैंने लास्ट वीडियो में सप्लाई एनालिसिस वाले वीडियो में आपको दिया हुआ, और उसकी जो अटैचमेंट होगी मैं डिस्क्रिप्शन में उसको अटैच करके आपको दे दूँगी। ठीक है, देखिए मुझे आपको एक चीज़ और ये चीज़ रिमाइंड करानी थी, मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप चेक करेंगे तो वहाँ पे मेरी लास्ट क्लास की वीडियो अटैच होगी वहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे करके आप मेरी फर्स्ट वीडियो तक भी जा सकते हैं, क्योंकि जो भी करंट वीडियो मैं डालती हूँ उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने जो यस्टरडे जो पढ़ाया था एक दिन पहले वो वाली उसकी वहाँ पर लिंक होती है। ठीक है, तो वो चेक करके आप उसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको सप्लाई का भी बता दिया कि अपर स्लोपिंग कब होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है प्राइस एंड क्वांटिटी के बीच में। एंड पॉइंट्स टू रिमेंबर में मैंने यहाँ पे कुछ जेन्युइन पॉइंट्स यहाँ पे दिए हैं, एक तरीके से समझिए की पॉइंट्स आप समझ सकते हैं, की पॉइंट्स मैंने यहाँ पे आपको दिए। सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।